Hello dear students, in this video we will discuss how carbon dioxide transport from tissue to blood and blood to alveoli, right? ऑक्सीजन का समझ में आ गया था, सेचुरेशन कर्व समझ में आ गया था कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है सेचुरेशन का कर्व भी बढ़ेगा और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वहाँ पर वो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, राइट। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 प्रोसेस में डिफ्यूज होती है, ब्लड में ट्रांसफ़र होती है। तो एक जो होती है वो प्लाज्मा के फॉर्म में 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर होती है, 20 to 25% जो है उसको हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और रिमेनिंग जो 70% है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, राइट। नाउ इन टिश्यू 100 ml ऑफ ब्लड रिसीव अबाउट 3.7 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा कि 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड में 100 ml ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा, दैट इज 3.5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। Carbon dioxide is produced in tissue, that is the end product of tissue respiration. For its elimination, it gets dissolved in tissue fluid and passes into the blood, right? From the tissue, carbon dioxide diffused into the blood plasma in the form of carbonic acid. अच्छा, कार्बोनिक एसिड है तो आपको उसका फॉर्मूला पता ही है, HCO3 के फॉर्म में और H2CO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और जब कार्बोनिक एसिड फॉर्म, अच्छा कार्बोनिक एसिड फॉर्म कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में कंबाइन हो रही है, वाटर में, और हमें मालूम है 75% हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर होता है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी कहाँ पर है, टिश्यू में बनी, रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद बनी है। तो टिश्यू में ये प्रोसेस हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में क्या हो रही है, ऐड होके क्या बनाया, उसने कार्बोनिक एसिड बनाया है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है वो कब बनता है, उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एंजाइम इस प्रोसेस को हेल्प करता है कार्बोनिक एसिड फॉर्म करने के लिए, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रस। कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है इनसाइड द इरिथ्रोसाइट। अब हम क्या बोले, इरिथ्रोसाइट, इसका मतलब किसमें, ब्लड की बात करें। और ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, ब्लड में। इनसाइड द एरिथ्रोसाइट सम ऑफ द कार्बोनिक एसिड फॉर्म बाइकार्बोनेट्स। अब अगर हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स का जो फॉर्मूला होता है, जनरली देखो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCO2। ये कहाँ पर बना है, टिश्यू में बना है, दिस इज फॉर्म इन टिश्यू, इट विल बी ट्रांसफर टू इरिथ्रोसाइट, दैट इज अ रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल में क्या होता है, H2CO3 जो है वो ब्रेक डाउन होता है H+ और HCO3 में। और HCO3 जो होता है, HCO3 इज HCO3 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बाइकार्बोनेट। आप लोगों ने बेकिंग सोडा में भी मैंने आपको 10th में फॉर्मूला बताया था, दैट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में रेड ब्लड सेल में क्या हो जाता है, H+ आयन, और बाइकार्बोनेट्स में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, if all the carbon dioxide produced by the tissue is carried by blood plasma in this way, और उसका जो pH होता है वो ब्लड का कितना हो जाता है, 4.5 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गए, बाइकार्बोनेट्स ऐड हो गए हैं। और इसी these would immediately cause death। अगर वहाँ पर क्या हो जाता है, pH जो है वो 4.5 हो जाएगा, तो वो रीज़न भी क्या हो सकता है, डेथ का रीज़न हो। सो ओनली अबाउट 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द टिश्यू इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड एज द कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर कार्बोनिक एसिड के फॉर्म ज़्यादा, कार्बोनिक एसिड अगर ज़्यादा बन रहा है, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट्स अगर ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब है वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्म कॉज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ 10%, क्योंकि जितना बढ़ेगा उसका pH लेवल क्या होगा, एसिडिक की तरफ जाता है, 4.5 एसिडिक होता है। तो वो जो है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, आपकी बॉडी में पॉइजन का काम करता है, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। इसलिए जितना भी
कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सिर्फ कितना होता है, ओनली 10% ट्रांसपोर्ट होता है। अबाउट 20% ऑफ टोटल CO2 प्रोड्यूस इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, 10% बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, 20% हीमोग्लोबिन, सेम है जैसे 97% ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन जो है वो एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन ऐड होती है, बट यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन से एक ही कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, दैट्स वाई इसीलिए वो कितना होता है 20%, और वो कितना करता है 97% ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। अब हमने ऊपर देखा था कहाँ पर कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है हमने ये जनरली देखा था, कौन सा वाला, ये। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट्स, इसका मतलब है कि अगर कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होती है तो वो सिर्फ कितने % होती है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो लेस पॉइजनस होता है और कार्बोनिक एसिड जो होती है वो क्या होता है, मोर पॉइजनस होता है। तो इस फॉर्म में वो सिर्फ 10% डिजॉल्व होती है और इसके अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग होता है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगी वो किसमें होगी, बाइकार्बोनेट्स के, दैट इज 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। चल नाउ बाइकार्बोनेट्स आर फॉर्म बोथ इन एरिथ्रोसाइट एंड प्लाज्मा। मैंने ये भी बोला है कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो कार्बोनिक एसिड होता है वो टिश्यू में, ब्लड में फॉर्म हो रहा है, बट बाइकार्बोनेट आपके प्लाज्मा में भी फॉर्म होते हैं और आपकी एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल में भी फॉर्म। इन एरिथ्रोसाइट CO2 फॉर्म द प्लाज्मा एंटर द एरिथ्रोसाइट एंड कंबाइन विथ वाटर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और वो क्या होता है, HCO3 बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, H+ आयन, और HCO3 में क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड। ऑन द रीचिंग द लंग्स, जैसे ही ब्लड किसके पास जाता है, एल्वोलाई के पास में जाता है, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजन एंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहाँ पर क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बन रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन की इन्फिनिटी हीमोग्लोबिन से क्या है, ज़्यादा है। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन कंबाइन हो सकते हैं और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन से एक ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ऐड होगा। तो सेम है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है देन द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो इट डोनेट्स, तो वो क्या करेगा उस केस में, क्या करता है, अपना जो H+ है, क्योंकि H2CO3 में से H+ और HCO3 ब्रेक डाउन हुआ था, तो वो अपना H+ आयन जो है वो किसको डोनेट कर देता है, विच जॉइन बाइकार्बोनेट्स, और फिर और किससे होता है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो यहाँ से डीऑक्सी H+ डोनेट कर दिया और किसके साथ में कंबाइन हो गया, बाइकार्बोनेट्स के साथ कंबाइन हो गया और क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज क्लीव्ड इनटू वाटर। हमने जब उल्टी प्रोसेस की, H2O कार्बन डाइऑक्साइड से तो भाई कार्बोनिक एसिड बनता है, सेम वैसे ही कार्बोनिक एसिड वापस फॉर्म होता है और वापस फॉर्म होने के बाद में वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H2O और CO2 में। H2O आपके ब्लड में रह जाता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है और CO2 जो है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, oxygenation of hemoglobin release carbon dioxide from carboamino hemoglobin. By this way, every deciliter of blood release about 3.7 ml of carbon dioxide in lungs, right? Then this carbon dioxide is removed from the lungs by the एक्सेलेशन। और हमने देखा था कि 100 ml ब्लड में 3.7 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रेजेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट we will discuss that is a cellular respiration। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो डिटेल में हम कहाँ पर पढ़ेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन में। यहाँ पर सिर्फ हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं और वहाँ पर क्या होता है, बायोकेमिकल एनर्जी जो होती है वो न्यूट्रिएंट से, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है और वो जो एनर्जी का फॉर्म
होता है दैट इज कॉल्ड एज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है दिस इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी, और उसके बाद में रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज CO2 जो है वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं in the form of carbonic acid, in the form of bicarbonates, right? Now our next topic is how respiration regulated by our body, that is a nervous system। आपका जो ब्रेन है रेस्पिरेशन का कंट्रोल कैसे होता है, उसका कौन सा वाला पार्ट है, ब्रीदिंग कैसे होगी, एक्सेलेशन कब होगा, इनहेलेशन कब होगा, इंटरकॉस्टल मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कब रिलैक्स करेगी, तो इसके लिए सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो सिग्नल है दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है दैट इज द ब्रेन, राइट। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। हमने बोला था कि जहाँ से भी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग हमारी, अच्छा ब्रीदिंग है तो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन है तो इंटरनल रेस्पिरेशन है, सेम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमारा जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो वहाँ पर हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर आपका ब्रेन में होता है वो आपके हाइंड ब्रेन, पीछे वाला जो ब्रेन होता है उसका एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, और क्या करता है, पोन्स वेरोली। ये दोनों मिलकर आपके रेस्पिरेटरी प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और जहाँ पर ये दोनों कंट्रोल करते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। इसका मतलब ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि बोलिए आपका जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट करता है, तो आप फट से बोलेंगे हाइंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगेटा है और पोन्स वेरोली है वो दोनों मिलके क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, नर्व टिश्यू होते हैं, नर्व सेल्स होती है, और नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, राइट। नाउ रेस्पिरेटरी सेंटर रेगुलेट्स द रेट एंड द डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, क्योंकि बस ब्रीदिंग आपकी कंट्रोल हो गई तो आपको, अगर आपकी ब्रीदिंग फास्ट है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन है तो टिश्यू में ज़्यादा जा रही तो रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर आप स्लो कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन स्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका ब्रेन जो है वो ब्रीदिंग की रेट को कंट्रोल कर लेगा तो बाकी सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाती है, राइट। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे दो मेडुला ऑब्लंगेटा के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, कौन सा वाला पार्ट होता है, कैसे करता है, राइट। नाउ डॉर्सल, इट इज लोकेटेड इन डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। अच्छा अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है ना। तो ये जो पोर्शन है मेरा, जो फ्रंट वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल, नहीं दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल। पीछे वाला जो होता है वो डॉर्सल होता है, आगे वाला जो होता है वो वेंट्रल होता है, और साइड वाला जो पोर्शन होता है किसी भी एनिमल का दैट इज कॉल्ड एज लेटरल, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा का जो डॉर्सल वाला पार्ट होता है वहाँ से नर्व इम्पल्स जाती है, और वो जो नर्व इम्पल्स रहता है वो जनरली किसके लिए होता है, आपको ये भी बता दूं, मसल्स फॉर डायफ्राम। डायफ्राम का आप लोगों ने देखा था कि जब इनहेलेशन और एक्सेलेशन होता है तो डायफ्राम जो है वो डोम शेप का और फ्लैटेंड हो जाता है, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल में रिब्स जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का जो डॉर्सल साइट है वो अपने सिग्नल किसको भेजता है, डायफ्राम की मसल्स को भेजता है टू फ्लैटेन द लेटर एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जिसके कारण वो क्या बोलता है, डायफ्राम के पास में मैसेज जाता है न्यूरॉन के थ्रू, कौन से वाले पार्ट से, मेडुला ऑब्लंगेटा का डॉर्सल वाला पार्ट मैसेज भेजता है किसको, डायफ्राम को, कि भाई फ्लैट हो जा। जैसे ही वो फ्लैटेंड होता है, इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है टू राइज द रिब, वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसके कारण रिब का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और रिब का साइज बढ़ा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंस्पिरेशन मीन्स क्या हो, दैट इज इनहेलेशन। और अगर रिब्स का साइज बढ़ा है तो रिब्स का साइज बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमने देखा था कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होता है तो एक्सटर्नल से कहाँ जाती है, लंग्स में एंटर कर लेती है,
राइट। नाउ वेंट्रल रेस्पिरेटरी, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो वेंट्रल जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो वेंट्रल वाला पोर्शन है वो क्या करता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इट टिश्यू सिग्नल्स फ्रॉम द बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। डॉर्सल वाला पार्ट सिर्फ क्या करता है, इंस्पिरेशन के लिए सिग्नल भेजता है, बट वेंट्रल वाला जो पार्ट है वो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों के लिए क्या करता है, सिग्नल भेजता है। Thus the ventral respiration group can cause either inspiration और expiration। तो वेंट्रल वाला पार्ट जो है वो क्या परफॉर्म करेगा, अगर इंस्पिरेशन हमेशा जब भी ब्रीदिंग का इनहेलेशन होता है दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा का डॉर्सल पार्ट, बट अगर एक्सपिरेशन करना है सेम वही है भाई, अब रिलैक्स करना है तो रिलैक्स का जो मैसेज आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वेंट्रल पार्ट से। तो डोम शेप हो गया, डोम शेप हो गया तो आपकी जो रिप का केज है वो शॉर्टन हो गई तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो गया, लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ तो उसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेस हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा है, टू लो प्रेशर, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो 0.03% होता है, राइट। चल नेक्स्ट जो सेंटर होता है आपका रेस्पिरेटरी का, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का है, दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इट इज लोकेटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ पोन्स वेरोली, क्योंकि अभी हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सेंटर में हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा का, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो डॉर्सल है वेंट्रल है वो क्या करता है, ब्रीदिंग की इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, बट पोन्स वेरोली जो है वो क्या काम करता है, तो पोन्स वेरोली इट इज लोकेटेड इन डॉर्सल पार्ट ऑफ पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, डॉर्सल वाला जो पार्ट होता है, इट इशू इम्पल्स टू ऑल द न्यूरॉन ऑफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कौन सा था, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको भेजता है। एंड ओनली टू इंस्पिरेशन न्यूरॉन्स ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ दीज टू कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट ऑन इंस्पिरेशन सिग्नल, क्योंकि इंस्पिरेशन के बाद क्या होगा, एक्सपिरेशन होगा, तो वो जो इंस्पिरेशन जो डॉर्सल मेडुला पार्ट होता है उसको कंट्रोल, उसको स्विच ऑफ करने का काम कौन करेगा, पोन्स वेरोली। और इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, right? Therefore the function of pneumatic center is primary to limit inspiration। नहीं तो अगर यहाँ पर न्यूमेसेंटिक नहीं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर नहीं होता तो क्या होता, हम ऐसे ही करते, इंस्पिरेशन ही करते रहते, फिर एक्सपिरेशन कब करते, इनहेलेशन ही करते रहते तो एक्सहेलेशन कब होता, तो एक बार इनहेलेशन होता है एक बार एक्सहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन की प्रोसेस को बाद में जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको स्विच ऑफ करने का काम कौन करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट। एक चीज़ और होती है, सिर्फ रेस्पिरेशन में आपके न्यूरॉन ही सिग्नल स्टिमुलेट नहीं करते हैं, कुछ केमिकल भी आपके रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ कीमो रिसेप्टर। कुछ कीमो रिसेप्टर, कीमो मीन्स होता है दैट इज़ अ केमिकल, केमिकल को भी, केमिकल से भी सिग्नल क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, दैट इज कैरोटीड एंड एरोटिक बॉडीज आर स्टिमुलेटेड बाय एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, इसका मतलब केमिकल का लेवल बढ़ गया है, बाय एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि हमने देखा था जब बाइकार्बोनेट्स बनते हैं तो वहाँ पर H+ आयन अपना डोनेट करता है, और H+ जब डोनेट करेगा तो उसमें क्या होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और H+ जो होते हैं वो एसिडिक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। इन आर्ट्रियल ब्लड, आर्टरी के ब्लड में एसिडिक अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लो, जिसके कारण CO2 जो है वो pH को क्या कर रहा है, एसिडिक कर रहा है। दीज कीमो रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू इंस्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। इसका मतलब है कि भाई पोन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कब एक्टिवेट होगा, जब ब्लड में CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, और CO2 का अमाउंट जैसे ही बढ़ता है तो हमें मालूम है कि CO2 को ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड वाटर से ऐड होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड से फिर वो H+ आयन और बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, और H+ आयन जितने बढ़ते हैं उतना लेवल क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होगा, जैसे ही ब्लड एसिडिक होने लग जाता है उसके सिग्नल जाते हैं किस पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में और पोन्स वेरोली के पास में, जिसके कारण क्या होती है, ब्रीदिंग हमारी
कंट्रोल होती है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर CO2 ज़्यादा हो गया, उसको आपकी बॉडी से क्या करना है, निकालना, राइट। चलिए नाउ इस टॉपिक का लास्ट डिस्कशन है, दैट इज कॉल्ड एज सम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी, और आपको मालूम है क्या होता है। तो अस्थमा में जनरली कौन सा वाला ऑर्गन आपका रेस्पिरेशन का अफेक्टेड होता है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जनरली हमने देखा अस्थमेटिक पेशेंट मूवीज़ वगैरह में भी हम देखते हैं कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो कॉजिंग होती है, वीजिंग होती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, प्लस उनको क्या होती है, ऐसी आवाज़ भी ऐसे करके होता है। इसका मतलब क्या है कि जो लंग्स के अंदर हमने देखा था ट्रैकिया जो है वो सब ब्रांच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, और ब्रोंक्यूल्स जो होती है उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा। एक होता है एम्फीजेमा। अब एम्फीजेमा क्या होता है, तो एम्फीजेमा जो होता है वो जनरली क्या होता है कि आपकी जो एल्वोलाई की वॉल है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, क्योंकि एल्वोलाई की वॉल कैसी होती है, पोरस होती है, वहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जिसके कारण अगर एल्वोलाई की वॉल क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, तो जितनी ज़्यादा एल्वोलाई होगी उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा, और जितनी वॉल उसकी डैमेज होती है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट एंड स्मोकिंग। और एम्फीजेमा जो होता है जिसके कारण ब्रीदिंग में सेम रेस्पिरेशन आपका प्रॉपर नहीं, आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये जो डिसीज़ होती है वो किसके कारण होती है, सिगरेट स्मोकिंग, जिसके कारण स्मोक जो है वो एल्वोलाई की वॉल को डाउन कर रहा है और डैमेज कर रहा है, जिसके कारण एल्वोलाई का नंबर कम हो रहा है, रेस्पिरेशन की रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट है ओकेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। Occupational respiratory disorder, long exposure of dust और industries like stone breaking, जितने भी जो आटा चक्की वगैरह पे काम करते हैं या स्टोन फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो छोटे छोटे जो स्टोन के पार्टिकल्स है वो इनहेलेशन के थ्रू क्या जाते हैं, आपके लंग्स में जाते हैं, उसके थ्रू थोड़ी थोड़ी डस्ट होती है। अगर उन्होंने नोज क्लोज नहीं कराए तो वो पूरी की पूरी जो डस्ट है वो सारे के सारे लंग्स में क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है धीरे धीरे करके, और जिसके कारण लंग्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज, राइट। इसके कारण लंग्स में, टिश्यू में, और उसके कारण क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे आपके क्या होंगे, लंग्स डिसीज, लंग्स में डैमेज हो जाते हैं, और जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है वो क्या होती है, आपकी जो ब्रोंकाई होती है सेम वही है, मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकाई क्या होता है, जनरली ये जो ट्रैकिया होता है ये जब फर्दर डिवाइड होती है, फिर फर्दर डिवाइड होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो ब्रोंकाई होती है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, विल स्टिमुलेट एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। वहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द एयर पासेज बिकम क्लॉग विथ म्यूकस, और म्यूकस आपके पूरे ट्रैक में होता है, तो जिसके कारण म्यूकस वहाँ पर डिपॉजिट हो, और आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस म्यूकस को क्रॉस नहीं कर पाती है, जिसके कारण पर्सन जो है वो क्या होता है, टू परसिस्ट कफ, जिसके कारण क्या हो जाता है, क्लॉग होता है, जिसके कारण आपको ये सब फीलिंग होता है कि आपको सांस लेते में नहीं, और जब सर्दी वगैरह होती है तो वो जो एक टाइप का होता है, और वो जनरली क्या होता है, मैक्सिमम क्रोनिक हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक। परसिस्टेंट मतलब होता है आपकी कंटिन्यू आपको सर्दी क्या हो जाती है, बनी रहती है, राइट। नाउ न्यूमोनिया, ये तो जनरली बच्चों में आप लोगों ने सुना है। एन इन्फेक्शन ऑफ एल्वोलाई। अब यहाँ पर क्या इन्फेक्शन, एल्वोलाई में किसी बैक्टीरिया, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अभी तक हमने क्या देखा था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई बैक्टीरिया नहीं, पर यहाँ पर हम क्या हो रहे हैं, किसी बैक्टीरिया, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं एल्वोलाई में। इट कैन बी कॉज मे बी काइंड्स ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। दीज
टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द एल्वोलाई रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोज टू है, जिसके कारण एल्वोलाई की वॉल में क्या हो जाता है, फ्लूइड, एक लिक्विड जमा हो जाता है, और जिसके कारण एल्वोलाई में प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसको हम, उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, निमोनिया। और ये जो निमोनिया होता है वो होता है डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण, डिप्लोकोकस निमोनी। सो in this video this chapter has been completed. Now in next video we will start your next chapter, that is chapter number 18. So till then, bye bye students.